फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स कम टू द PT 365 का MCQ सेशन जो हमने पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है। तो उससे रिलेटेड MCQ सेशन MCQs हम सॉल्व करेंगे। क्या होता है जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, अगर MCQ नहीं सॉल्व हुआ है, उससे रिलेटेड अगर MCQ मिल जाता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज हम अगर उस टॉपिक को हमने पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो हमें अपनी परफॉर्मेंस पता चल जाती है MCQs लगाने के बाद कि हम किस कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे सही है, कहाँ पे अच्छा पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इम्पॉर्टेंट होती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें। दूसरी चीज़ कि जब भी हम पॉलिटी PT 365 किसी की भी PT 365 पढ़ाएंगे, उसमें हम पूरा MCQ सेशन भी सॉल्व कराएंगे। तो लेट अस कम टू द पॉलिटीज PT 365 क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, इट इज़ विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो EWS जो है दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक इन योर PT 365। 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के थ्रू EWS कैटेगरी को जोड़ा गया। ठीक है, इसमें जो है 10% रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी को दिया गया। पहले क्या था कि ST SC OBCs को ही बस रिजर्वेशन प्रोवाइडेड था, और बट हमारे EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ग्रुप जो है उनको नहीं प्रोवाइडेड था, तो इसलिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट वॉज ग्रांटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीनो कमीशन। येस, इट इज़ बेस्ड ऑन द सीनो कमीशन। रिकमेंडेशन किस पे बेस्ड था? सीनो कमीशन पे बेस्ड था। सेकेंड, इट प्रोवाइड रिजर्वेशन टू EWS अमंग जनरल OBCs एंड ST SCs। अगर हम बात करें ST SC और OBC की, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इन लोगों को पहले ही रिजर्वेशन प्रोवाइडेड था, बट जनरल कैटेगरी में किसी को भी इन रिजर्वेशन प्रोवाइडेड नहीं था। तो ST SC एंड OBCs की अगर बात करें तो इनको जो रिजर्वेशन मिलता है एज पर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की वजह से मिलता है। बट जनरल कैटेगरी में अगर बात करें तो इनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब इकोनॉमिक कैटेगरी की वजह से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा मिलता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। इट इंसर्टेड आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 6 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। Not right. It inserted Article 15 Clause 6 and 16 Clause 6 in the Constitution. The statement Article 15 Clause 4 जो लिखा हुआ है that is wrong, because 15 Clause 4 already हमारे weaker section plus ST SCs के लिए दिया है कि उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है। बट आर्टिकल 15 Clause 6 जो है उसको जोड़ा गया है हमारे इसके अंदर, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज नॉट करेक्ट? तो कौन सा दोनों नहीं करेक्ट है? एक तो पहला, सेकेंड वाला ऑप्शन नहीं करेक्ट है, बिकॉज EWS OBC और ST SC में नहीं मिलता। इट इज ओनली फॉर द जनरल कैटेगरी। एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 6 इंसर्ट किया है। तो ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट सीनो कमीशन की रिकमेंडेशन है, बाकी 2/3 स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आंसर इज व्हाट? तो आंसर इज B। ओके, सो 2 3 स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। तो फर्स्ट जिसमें जिसमें है तो ऑब्वियसली वो तो नहीं होंगे, तो 2 और 3 जो है हमारे गलत स्टेटमेंट है। ओके, क्योंकि फर्स्ट इज करेक्ट। Now let's come to the next question. With reference to the exclusion of weaker section, exclusion from economically weaker section quota, consider the following statement. अब exclusion की हमने 4-5 कैटेगरी बताई थी कि कैसे एक्सक्लूड कर सकते हो, किनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो EWS कैटेगरी कोटा जो है उन पर्सनस को मिलेगा जिनके फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है। दूसरी चीज़ उनको मिलेगा जिनका 1000 स्क्वायर फीट से घर का 1000 स्क्वायर फीट से कम उसमें घर बना हो। तीसरी चीज़ कि 5 एकर्स लैंड जो है वो एग्रीकल्चर लैंड जो है आपके अंदर ना हो, मतलब 5 एकर्स से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड आपके अंदर ना हो। अगर 5 एकर्स तक है तो वो भी जो है एग्रीकल्चर वो भी नहीं कवर होंगे EWS कैटेगरी में। तो बहुत सारे पॉइंट्स दिए थे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द स्टेटमेंट। तो फर्स्ट इज अ फैमिली हैविंग अ ग्रॉस एनुअल इनकम अबव ₹8 लाख, तो वो जो है एक्सक्लूजन, येस दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अ फैमिली विच ओन्स 8 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड नो, अगर फैमिली 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होल्ड कर रही है तो वो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा में नहीं आएगी। ठीक है, उनको भी एक्सक्लूड किया जाएगा। तो मैं पहले भी बता चुके, इट इज ऑल अबाउट 5 एकर्स लैंड, नॉट 8 एकर्स। तो विच ऑप्शन इज अबव करेक्ट पूछा है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग, तो ओनली A इज करेक्ट। Now let's come to the next question. With reference to the National Commission for Backward Classes, consider the following statement. अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की अगर बात करें तो हम आपको बताएं कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है, पहले बैकवर्ड क्लासेस का जो कमीशन था वो SC पे बेस्ड था, शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हैंडल करती थी। बट हमारा 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया जहाँ पे आर्टिकल 338B जोड़ा गया, और उन्होंने बोला कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हैं, तो उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इट वॉज सेटअप एज अ
स्टेटमेंट देख लेते हैं. इट वॉज सेटअप एज अ स्टैटरी बॉडी अंडर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2005. रॉन्ग. फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग. 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मेड इट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज पर द आर्टिकल 338B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नो, 103rd नहीं, 103rd इज रिलेटेड टू EWS, हमने अभी देखा. 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसने आर्टिकल 338B जोड़ा है, जो कि हमारी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है. ठीक है, तो याद रखिएगा. 102nd, 103rd इज रिलेटेड टू व्हाट, EWS कैटेगरी, अभी हमने पढ़ा है. ठीक है, 102nd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 338B जोड़ा है, तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? नीदर वन नीदर टू, दोनों ऑप्शंस जो है वो गलत है, तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कमीशन हैज गिवन एन एक्सटेंशन by the government recently to examine the issues related to सब categorization of OBCs. तो हमने देखा जस्टिस रोहिणी कमीशन जो थी उनको अभी एक्सटेंशन दिया गया है कि आप जो है सब कैटेगराइजेशन जो है ओबीसी कास्ट में जितनी भी सब कैटेगराइजेशन है उनको भी देखें, तो जस्टिस रोहिणी कमीशन. ओके, विथ रेफरेंस टू द हेट स्पीच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जनरली आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, बट यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझा रही हूँ कि ये क्यों गलत होगा, ये ऑप्शन क्यों गलत है. राइट, पहचानने से ज़्यादा बेटर है कि आप ये जान लीजिए कि गलत क्यों है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो पहली है, इट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955. तो पहली चीज़, हेट स्पीच में पहला पॉइंट यही लिखा है जब हमने PT 365 पढ़ा था कि हेट स्पीच जो है इंडिया में किसी भी लॉ के अंदर डिफाइंड नहीं है. ओके, किसी भी लॉ, कोई भी लॉ जो है हेट स्पीच को डिफाइन नहीं करता है. ऑल दो बहुत सारे लॉस है जो हेट स्पीच के बारे में बताते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में बताते हैं, बट वो हेट स्पीच को पर्टिकुलरली अगर बात करें, हेट स्पीच को डिफाइन किया तो उन्होंने नहीं किया है. तो इट इज़ तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया. सेकंड, आर्टिकल 19 क्लॉज 4 गिव्स सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स द राइट ऑफ टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. अब आपने अगर लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो आपको पता है कौन कौन से राइट्स सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है, कौन कौन से राइट्स जो है नॉन सिटीजन्स मतलब फॉरेनर्स और सिटीजन्स बोथ के लिए. तो आर्टिकल 19 वन ऑफ द आर्टिकल है जो सिर्फ हमारे सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है, वो नॉन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो बोथ द ऑप्शन आर इनकरेक्ट. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो बोथ द ऑप्शन आर इनकरेक्ट, दोनों में से कोई भी नहीं सही. तो यहाँ पे नॉन सिटीजन्स जो टर्म जोड़ा गया है इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है. एंड फर्स्ट इज कि वो डिफाइंड है ही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया डील विथ हेट स्पीच. मैंने बताया अभी कि बहुत सारे लेजिस्लेशन डील तो करते हैं बट हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया है, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 और इंडियन पीनल कोड. तो ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट बिकॉज दे आर हियर इट इज़ गिवन कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप क्या क्या बोल सकते हो क्या नहीं बोल सकते. तो हेट स्पीच को मतलब हेट स्पीच का जो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं हेट स्पीच से रिलेटेड उनको डील करते हैं बट डिफाइन नहीं करते. तो all the three laws are dealing with the hate speech. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड. अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मैंने आपको समझाया है कि इट इज़ ऑल फॉर सेक्युलर प्रमोशन. ठीक है, सारे रिलीजन का एक ही कोडिफाइड लॉज हो, एक ही लॉज हो जो सारे रिलीजन को डील करे थ्रू आउट द इंडिया, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो इससे पढ़ लेते हैं. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आपको मैं बताऊं तो आर्टिकल 44 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अंदर जो है हमारा UCC कवर है. अब फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट कम्स अंडर नॉन जस्टिसिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. येस, बिकॉज आपको पता है DPSP जो है इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब इसके वॉयलेशन के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते. बट आपका अगर फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहा है तो फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32 एंड 226. ठीक है, रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो. बट हमारा जो DPSP है वो नॉन जस्टिसिएबल है क्योंकि आप वहाँ पे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते इसके वॉयलेशन के लिए. सेकंड, गोवा एंड तेलंगाना आर द ओनली स्टेट इन इंडिया विथ UCC. तो हमने आपको पहले ही बताया गोवा इज द ओनली स्टेट जहाँ पे UCC है, तेलंगाना में नहीं है. तो गोवा सिर्फ एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमारा UCC है. तो बोथ फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग. तो आंसर इज व्हाट, वन ओनली. Okay, now let's come to the next question. With reference to uniform civil code, consider the following statement. यूनिफॉर्म सिविल कोड के अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हमने देखा, तो पर्सनल लॉज कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट. तो इसमें अगर बात करें तो हमने देखा था कि पर्सनल लॉज जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं जिसके लिए स्टेट और सेंटर हमारी दोनों लॉ बना सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन लिस्ट लिखा हुआ है. इट इज़ अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट. पर्सनल लॉ किसके अंदर आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में. फिर देखते हैं सरला मुदगल केस. सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट को
कि फ्रेम करें यूसीसी फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। यस, सरला मुद्गल केस में उन्होंने यही बोला था पार्लियामेंट ने कि आपको यूसीसी फ्रेम करना चाहिए नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, और रीजनल जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको एक यूसीसी बनाना चाहिए कि हमारा नेशन जो है वो इंटीग्रेट हो सके। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग। तो बोला है कि विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, तो फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू सिडिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिडिशन हमने बताया कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कुछ भी बोलता है जिसके कारण पब्लिक वायलेंस क्रिएट होता है, तो उसको हम सिडिशन कहते हैं। ठीक है, भले वो हेट्रेट के द्वारा, भले वो स्पीच के द्वारा, भले वो ओरल, भले वो रिटन किसी भी चीज़ की तरह बोल रहा हो, तो उसको हम सिडिशन अकाउंट करते हैं। तो लेट अस रीड द स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 128A ऑफ द इंडियन पीनल कोड। No, it is defined under the section 124A of the IPC. 124. Here is the wrong word is section 128A. तो 128A में नहीं डिफाइन किया है, सेक्शन 124A जो है आईपीसी का उसमें डिफाइन किया है। दूसरी चीज, इट इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। येस, इट इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। अब सिडिशन की बात करें तो आपको पता है सिडिशन में मैंने आपको पीटी 365 में बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि जो भी सिडिशन के अंदर चार्ज होते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में नहीं लिया जाता। दूसरी चीज़, उनको पासपोर्ट के बिना रहना पड़ता है, और जब भी कोर्ट अगर बुलाए और पुलिस बुलाए कि आपको यहाँ पे पेश होना है तो आपको पेश होना पड़ेगा। अब आपको ये भी पता होगा कि मैंने ये भी बताया था उसमें कि फर्स्ट जो हमारा सिडिशन जो था वो हमारे लॉर्ड मैकॉले जो थे वो लेकर आए थे, और उसके बाद जो है फर्स्ट जो केस आया था सिडिशन से रिलेटेड वो जोगेंद्र नाथ बोस जी थे, जिन्होंने बंगो बोस करके एक बुक लिखी थी जो एज ऑफ कंसेंट बिल के लिए उन्होंने क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट को। तो इसके लिए जो है वो पहले इंडियन थे जो हमारे इसके अंदर चार्ज हुए थे। फिर उसके बाद गांधी जी, वी तिलक, एनी बेसेंट, ये सब जो है सिडिशन के अंदर चार्ज हुए थे। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, नॉट सेक्शन 128A ऑफ इंडियन पीनल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू सिडिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड टू रिपील द सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। करेक्ट, येस, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि आप रिपील करिए बिकॉज ये बहुत डार्कोनियन लॉ है, ये बहुत पहले यूज होता था, अब इतना यूज करने की जरूरत नहीं है। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी को आप रिपील करिए। अ पर्सन चार्ज अंडर सिडिशन लॉ इज बेयर फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। येस, जो भी पर्सन सिडिशन के अंदर चार्ज होते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब से हटाया जाता है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द राइट टू बी फॉरगेटन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब राइट टू बी फॉरगेटन की अगर बात करें तो जो भी डेटा, राइट टू बी फॉरगेटन मतलब होता है कि जो भी डेटा आपके इंटरनेट पे अवेलेबल है उस डेटा को इरेज करना या उस डेटा को हटाना अगर उस डेटा का ज़रूरत अब आपको नहीं है। ठीक है, तो दैट इज़ राइट टू बी फॉरगेटेड। तो अभी अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट की, इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू राइट टू बी ऑब्लियन इन ब्रिटिश जूरिस्प्रूडेंस। नो, इट इज़ फ्रॉम फ्रांस। हमने पढ़ा था कि फ्रांस जो है राइट टू ऑब्लियन जो है वो फ्रांस से लिया है, और फ्रांस जूरिस्प्रूडेंस में बोला है कि हमारा राइट टू बी फॉरगेटेड होना चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। येस, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट बिकॉज बहुत सारे नेशनल सिक्योरिटी के केसेस में आप जो है राइट टू बी फॉरगेटन जो है उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, उसको ला नहीं सकते। इट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज अ स्टैट्यूटरी राइट इन यूरोपियन जीडीपीआर। येस, यूरोपियन यूनियन का जो जीडीपीआर है उसके अंदर जो है इसको रिकग्नाइज किया है एज अ स्टैट्यूटरी राइट। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। तो ऑप्शन 2 and 3 इज करेक्ट। तो फर्स्ट को आप इजिली एलिमिनेट कर दो तो ऑप्शन बी ही बचता है आपके पास, तो 2 and 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू बी राइट टू बी फॉरगेटन इन इंडिया। अब हाँ, अगर राइट टू बी फॉरगेटन इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो राइट टू बी फॉरगेटन के बारे में बताता है। बट अगर हम बात करें आर्टिकल 21 जो है पर्सनल लिबर्टी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू बी फॉरगेटन जो है वो हमारा आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो जो है आप जो है राइट टू बी फॉरगेटन देना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देयर इज नो लॉ दैट स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स फॉर राइट टू बी फॉरगेटन। येस, कोई भी लॉ नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट रिकग्नाइज राइट टू बी फॉरगेटन एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। येस, बोथ आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 हमने पढ़ाया है आपको। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि कोई भी पर्सन को आप बिना ये बताए कि आप किस
किसके लिए अरेस्ट हुए हो, तो वो सब आप चीज़ों को बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर पार्लियामेंट 3 मंथ एक्सटेंड कर देते हैं, एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन चाहिए होती है। तो दीज आर द पॉइंट्स हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिस्कस किए हैं। अब कौन कौन से लॉज जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आते हैं, तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, येस। फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट, correct. Prevention of terrorism act. So both the three laws deals with the preventive detention. So all the three, 1 2 3 are correct. Which of the following laws are the grounds for the preventive detention in India? में तो 4 ग्राउंड मैंने बताए थे जिसके बेसिस पे आप प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है इंडिया में वो हो सकता है। तो कौन से 4 पॉइंट थे? पहला है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, फर्स्ट इज करेक्ट, वेरी करेक्ट। सेकंड इज सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, थर्ड इज मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड एसेंशियल सर्विसेज। तो बोथ द थ्री आर करेक्ट। व्हाट आर द फोर्थ? फोर्थ इज फॉरेन अफेयर्स के केसेस में भी आप प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक ग्राउंड है, ठीक है। तो ये 3 तो ही है, एक और है फॉरेन अफेयर्स, तो आप लिख सकते हैं फॉरेन अफेयर्स। तो इसमें जो आंसर है दैट इज ऑल द 3 आर करेक्ट। Next question is, with reference to minority status in India, consider the following statement. Let us read the first statement. The Muslim and Christian, Sikh, Buddhist, Jains and Zoroastrians given the minority status. Yes, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 पार्लियामेंट ने 6 लोगों को माइनॉरिटी स्टेटस दिया है, 6 कम्युनिटीज़ को, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिक्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, जोरोस्ट्रियंस, इनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया है। द वर्ड माइनॉरिटी हैज़ बिन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 29। तो आपको एक चीज़ बता दिया जाए कि आर्टिकल 29 जो है फंडामेंटल राइट्स में आता है, डील्स विद द माइनॉरिटी, बट इट डजंट डिफाइन माइनॉरिटी। माइनॉरिटी जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत होता है, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, सो आंसर इज ए। Next is, with reference to the key effect of abrogation of Article 370, consider the following statement. तो आपको पता है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल, जैसे ही आर्टिकल 370 हटा तो जम्मू कश्मीर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह हो गया, वहाँ का सेपरेट फ्लैग हट गया, वहाँ का जो इंडियन पीनल, जो भी रणबीर पीनल कोड था उसको भी हटा दिया गया, उन सब कोड्स को अब हमारे वहाँ पे सब आईपीसी वगैरह लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है जैसे ही एब्रोगेशन हुआ तो आर्टिकल 35A हट गया, जो कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में बताता था। अब जो है कोई भी पर्सन अगर रिसाइड कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में तो उसके पास पावर है कि वो, उसके पास ये है कि वो लैंड खरीद सकता है, अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। तो दीज आर द रिपरकशन, दीज आर द थिंग्स जो आप आफ्टर आर्टिकल 370 हटाने के बाद हुई। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देयर विल बी कंप्लीट एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू जम्मू एंड कश्मीर। येस, इट इज करेक्ट। सेकंड, देयर विल बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ रणबीर पीनल कोड विथ आईपीसी। करेक्ट। देयर इज नो फ्लैग, नो सेपरेट फ्लैग। येस, बोथ ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट इज, विथ रेफरेंस टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो अभी हमारी करंटली हमारी द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट है, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है और सेकंड विमेन प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया की, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्टिकल 54 सेज दैट देयर शेल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नो, आर्टिकल 52 बताता है हमको कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो आर्टिकल 54 नहीं, आर्टिकल 52। नेक्स्ट इज आर्टिकल 342 ऑथराइजेज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। नो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या किसी भी इलेक्शन करने के लिए आर्टिकल 324 बताता है। तो आर्टिकल 324 ऑथराइजेज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। ओके, सो आंसर इज नीदर वन नीदर टू। विथ रेफरेंस टू गवर्नर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो गवर्नर की अगर बात करें तो गवर्नर आपको पता है, गवर्नर जो है हमारे स्टेट लेवल पे होते हैं और दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के प्लेजर में अपॉइंट होते हैं। और दूसरी चीज़, प्रेसिडेंट जो है मतलब जनरली ये यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो ही इज अपॉइंटेड, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, तो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, प्रेसिडेंट कैन विड्रॉ द प्लेजर बिफोर हिज कंप्लीशन ऑफ 5-year टर्म। येस, प्रेसिडेंट कैन विड्रॉ, अपना जो प्लेजर है उसको विड्रॉ कर सकते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट रहती है उनकी रिकमेंडेशन में। तो येस, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। With reference to pardoning power of the president and the governor, consider the following statement. अब pardoning power की बात करें तो आर्टिकल हमने पढ़ा था आर्टिकल 72 एंड गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल। आप करंट मेरे को आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा आर्टिकल है। सॉरी, मैंने आर्टिकल बता दिया, बट आप आर्टिकल जो है गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल जो है हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो हमने बताया था कि जो भी पार्डनिंग पावर है हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर की, तो प्रेसिडेंट ने
उनको हमने बताया था कि 3 केसेस में उनके पास पार्डनिंग पावर है, कोर्ट मार्शल यूनियन के लिए और या फिर आपका जो डेथ सेंटेंस है उसके लिए पार्डन कर सकते हैं। तो लेट अस रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल वाइल गवर्नर कैन नॉट। येस, कोर्ट मार्शल के लिए सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर बोथ कैन सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस। येस, बोथ, गवर्नर सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस, पर पार्डन नहीं कर सकता। पर प्रेसिडेंट जो है पार्डन भी कर सकता है। तो यहाँ पे पार्डन टर्म मेंशन नहीं है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर बोथ कैन सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस। तो बोथ द टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Next question is, with reference to Lokpal and Lokayukt Act 2013, consider the following statement. अब लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट की अगर बात करें तो आपको पता है कि हमारे जो लोकपाल और लोकपाल जो है स्टेट सेंट्रल लेवल पे होते हैं और लोकायुक्त जो है स्टेट लेवल पे होते हैं। फिर 2013 का एक्ट बना, उसमें जो है बताया गया कि चेयरपर्सन जो होंगे और प्लस हमारे 8 मेंबर्स होंगे जो कि सेलेक्ट 50% मेंबर्स हमारे कहाँ से होंगे, जुडिशियल से, और 50% मेंबर ST SC और यहाँ से होंगे विमेन वगैरह से। तो लोकपाल और लोकायुक्त जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं, चेयरपर्सन एंड लोकपाल मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। येस, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, सिलेक्शन कमिटी। सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Okay, I will not tell you here because I have already taught you the PT 365, क्योंकि अगर मैं बार बार वही चीज़ रिपीट करूँगी इट इज़ नॉट वर्थ इट और इट इज़ ऑल्सो टाइम टेकिंग। सो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि चेयरपर्सन और जो लोकपाल मेंबर्स होते हैं वो तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट किसकी रिकमेंडेशन में करते हैं। 1-2% मैं बता दे रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर तो होते ही हैं हमारे, और लोकसभा स्पीकर होते हैं, ठीक है। उनके अलावा कौन कौन होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब लोकपाल जुरिडिक्शंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर, MP, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C ऑफिसर्स। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो मतलब 1 and 2, so option C is correct. Next is, with reference to Lokpal and Lokayukt, consider the following statement. There is a timeline of 90 days for completion of inquiry and 6 months for completion of investigation. तो एक चीज़ बता दें कि 90 डेज नहीं बोला है, 60 डेज जो है, हमको 60 डेज के अंदर हमको इंक्वायरी कंप्लीट करनी है और 6 मंथ के अंदर हमको इन्वेस्टिगेशन जो है CBI कर रहे हैं उसको कंप्लीट करनी है। और 6 मंथ अगर हमको एक्सटेंड करना है इन्वेस्टिगेशन तो वो लोकपाल एक्सटेंड करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो नॉट 90 डेज, हेयर द ऑप्शन 90 डेज जो वर्ड लिखा है दैट इज इनकरेक्ट, हेयर इट शुड बी 60 डेज एंड 6 मंथ, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ CBI इन्वेस्टिगेटिंग केसेस रिफर्ड बाय लोकपाल वुड नीड अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। नो, इट नॉट नीड अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, इट नीड अप्रूवल ऑफ लोकपाल ओनली। ओके, सो लोकपाल का अप्रूवल रिक्वायर्ड है, नॉट द प्रेसिडेंट। सो सेकेंड इज रॉन्ग एंड फर्स्ट इज ऑल्सो रॉन्ग, सो नीदर 1 नीदर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। हमने बताया था 6 कमिटीज़ है हमारी स्टैंडिंग कमिटी, फाइनेंशियल स्क्रूटनाइज कमिटी, फिर उसके बाद डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, फिर कमिटी टू इंक्वायर, हाउस कीपिंग एंड डे टू डे बिजनेस ऑफ हाउस के लिए जो कमिटी बनी है वो। तो ऑल द 4 आर द कमिटीज, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट्री कमिटीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की अगर बात करें तो आपको पता है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो है हमारे कहीं एक्सक्लूसिव वे में मेंशन नहीं है, बट अगर बात करें तो प्रिविलेजेस जो है हमारी पार्लियामेंट के अंडर आर्टिकल 105 जो दी गई है उसमें जो है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ मेंशन है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ मेंशन है। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के जो मेंबर होते हैं वो हाउस सेलेक्ट करते हैं और वो नॉमिनेट कौन करता है, स्पीकर। जनरली इनका टर्म 1 ईयर होता है। तो अभी बहुत सारे राज्यसभा बहुत सारे लोगों ने बोला है कि इनका टर्म जो है एक्सटेंड करिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट इज अ पैनल ऑफ MPs दैट इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय हाउस और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर। येस, इट इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड इज, इट हैज देयर ओरिजिन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। सेकंड इज करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन अबाउट दीज कमिटीज एनीवेयर। नो, इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 105 जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो थर्ड इज इनकरेक्ट, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। तो 1 and 2, थर्ड ऑप्शन अगर हम एलिमिनेट करते तो 1 and 2 में हम आ जाएंगे, तो 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ रेफरेंस टू नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो NRC आपको पता है आसाम के लिए कंडक्ट कराते हैं जो कि हमारे सिटीजन्स को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, इट इज़ एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ लीगल इंडियन सिटीजन्स एंड आइडेंटिफाई माइग्रेंट्स फ्रॉम म्यांमार। नो, नॉट म्यांमार, हमने बोला था ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज बांग्लादेश से जितने भी लोग आसाम में माइग्रेट हो रहे हैं उन लोगों का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ म्यांमार, हियर शुड बी बांग्लादेश। आसाम इज द ओनली स्टेट टू हैव एन NRC। येस, आसाम जो है एक ही स्टेट है जहाँ पे NRC कंडक्ट किया जाता है।
NRC was updated as per the provision of Citizenship Act 1955. Yes, Citizenship Act 1955 के अकॉर्डिंग जो है NRC को अपडेट किया जाता है. तो ओनली 2 and 3 आर करेक्ट. फर्स्ट इज रॉन्ग. तो फर्स्ट अगर रॉन्ग हो जाता है तो हम ऑप्शन में डायरेक्टली आ जाते हैं 2 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. फॉरेनर्स हु हैड एंटर्ड आसाम बिफोर जनवरी 1 1966 वुड हैव ऑल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ इंडियन सिटीजन. येस, जो भी जनवरी 1 1966 के पहले आया है आसाम, जो भी फॉरेनर्स आए उनके पास सारे राइट्स और ऑब्लिगेशन होंगे इंडियन सिटीजन के जैसे. सेकेंड इज नॉन इंक्लूजन ऑफ अ पर्सन's नेम इन एनआरसी डिक्लेयर्स हिम और हर अ फॉरेनर. नो, नॉन इंक्लूजन्स अगर है, किसी भी पर्सन का नेम अगर एनआरसी में नहीं दिया गया है तो वो फॉरेनर तुरंत नहीं डिक्लेयर किया जाएगा. उसके पास एक ऑप्शन होगा कि वो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में जाके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकता है. ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि डायरेक्टली उनको फॉरेनर नहीं डिक्लेयर किया जाएगा. उनके पास एक ऑप्शन और होता है कि वो फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाके वहाँ पे जाके अपना केस को रजिस्टर करा सकते हैं कि हम जो है फॉरेनर नहीं है. ओके, सो सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज ओनली करेक्ट. नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज कंसीडर्ड एज इनवैलिड. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा. अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की अगर बात करें तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जनरली हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हमारे किसी लेजिस्लेचर या किसी भी बॉडी का वर्कलोड कम करना होता है तब हम किसी पावर को डेलीगेट करते हैं. ठीक है, जो कि हमने बताया था. तो किस किस के सर्कमस्टांसेस में इनवैलिड कहलाया जाएगा, जब वो फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा तब आप डेलीगेट नहीं कर सकते. व्हेन इट प्रोवाइड्स फॉर रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द एक्ट, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट. व्हेन द रूल्स आर अल्ट्रा वायरस द प्रोविजन ऑफ द पैरेंट एक्ट. तो वो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. उस टाइम पे आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट स्कीम. एमपी लैड स्कीम एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो ये किस लिए देखते हैं इसके स्टेटमेंट. एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो रिसीव ₹5 करोड़ ईच ईयर इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2.5 करोड़ ईच. येस, मैंने आपको बताया था कि 5 करोड़ उनको मिलेगा जो कि 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, और वो किस लिए यूज़ करेंगे, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डेवलपमेंट वर्क के लिए यूज़ करेंगे. सेकंड इज फंड्स अंडर एमपी लैट आर नॉन लैप्सेबल. येस, इट इज़ करेक्ट, नॉन लैप्सेबल फंड है. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड रिलीज ऑफ फंड्स. नो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ओके, तो हेयर द थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. If we eliminate the third option, we come to the one and second option. Okay, the Ministry of Statistics and Program Implementation is the nodal authority जो कि policy formulation और funds को release करने के लिए responsible है. याद रखिएगा, Ministry of Statistics and Program Implementation must be, not Ministry of Rural Development. तो only option 1 and 2 are correct. Next question is with reference to the revised rules for members of parliament local area development scheme, consider the following. सो अभी हमने देखा था कि जो भी एमपी लैड स्कीम के अंदर फंड जो है अलाउ होते थे वो हम डेवलपमेंट चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे, कुड बी यूज फॉर डेवलपमेंट, पहले डेवलपमेंट पर्पस. तो वो तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ऑन द एमपी लैड फंड नाउ विल बी एडेड टू द एमपी लैड अकाउंट एंड कुड बी यूज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट. अर्लियर इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन द फंड यूज्ड to be deposited in the consolidated fund of India. No, it not be deposited in the consolidated fund of India. It will be deposited in the MP LAD account. Sorry, first statement एक बार और देखते हैं. द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ऑन द एमपी लैड फंड. ओके, सॉरी, मुझे लगा डेवलपमेंट, मैं सिर्फ उस पर वो फोकस कर रही थी. तो एमपी लैड, द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ऑन द एमपी लैड फंड नाउ विल बी एडेड टू द एमपी लैड अकाउंट. नो, पहले क्या था कि एमपी लैड अकाउंट में हम ऐड कर रहे थे. अभी की स्कीम की बात की है ना, रिवाइज रूल्स की. यस, रिवाइज रूल्स में अगर बात करें तो पहले क्या था कि हमने जो भी एमपी लैड अकाउंट के जो भी हमारे एमपी लैड फंड्स थे वो हम एमपी लैड अकाउंट में डालते थे. बट अभी जो है उन्होंने बोला है कि अब जो जितने भी एमपी लैड का जो भी फंड होगा वो आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डालेंगे, ना कि एमपी लैड अकाउंट में डालेंगे. ओके, तो बोथ स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर दिया गया है. तो यहाँ पे अब जो है फंड किस में डाला जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में. पहले किस में डाला जाता था, एमपी लैड अकाउंट में. ओके, तो बोथ द स्टेटमेंट आर इंटरचेंज. तो बोथ द स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट. तो नीदर 1 नॉट 2.
Now let's come to with reference to नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की अगर बात करें तो आपको पता है पार्लियामेंट ने थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट बनाया था, उसके थ्रू जो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को स्टैब्लिश किया, तो इट इज़ अ स्टैटरी बॉडी. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ एनईसी. आपको पता है हर चीज़ें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है. तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to procedure for amending the seventh schedule of Indian Constitution, consider the following statement. बोला है it can be amended under Article 368 in Part 18 of the Constitution. No, आर्टिकल 368 को अमेंड करके तो आप करोगे सेवन शेड्यूल में चेंजेस, बट पार्ट 18 में नहीं, पार्ट 20. ठीक है, याद रखेगा. इट कम्स अंडर जो हमारा सेवन शेड्यूल है, इट जो भी आर्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट पार्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पार्ट है वो पार्ट 20 में आता है, ना कि पार्ट 18 में आता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ हेयर मेंशन पार्ट 18. इट कम्स अंडर द पार्ट 20. सेकेंड इज इट रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट. येस, इतना तो स्टेटमेंट सही है. एंड ऑल्सो कंसेंट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजॉरिटी. अब यहाँ पे लिखा है मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट. नो, इट रिक्वायर कंसेंट ओनली हाफ ऑफ द स्टेट, नॉट मोर देन हाफ. तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मोर देन लिखा है. ओनली हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर अगर सिंपल मेजॉरिटी से रेटिफाई कर देते हैं तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहलाएगा. तो बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. ओके, तो नीदर वन नॉर टू. Next question is with reference to the seventh schedule of Indian Constitution, consider the following statement. First is Article 246 provide distribution of powers and responsibility between the state and central government. Yes, स्टेटमेंट इज करेक्ट. आर्टिकल 246 ही प्रोवाइड करता है. आर्टिकल 248 जो है रेसिडिव पावर पार्लियामेंट को देता है. येस, इट इज ऑल्सो करेक्ट. हमने आपको 1935 एक्ट में पूछा था, तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया था PT 365 में जब भी मैंने ये पढ़ाया था. ओके, सो रेसिड्यूरी पावर जो है आर्टिकल 248 बताता है कि वो जो है पार्लियामेंट को. तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर interstate river water dispute, consider the following statement. Article, let us read the statement. Article 268 provide for adjudication of dispute relating to waters of interstate rivers. अब आर्टिकल 268 कहाँ है? आपको पता होगा कि हमारा आर्टिकल 268 तो हमारे सेंटर स्टेट रिलेशंस में आ जाता है. अब अगर इंटर स्टेट की बात करें तो आर्टिकल 262 जो है वो हमको बताता है कि एडजुडिकेशन जो है वाटर डिस्प्यूट का हमको करना है. तो इट इज़ नॉट आर्टिकल 268, आर्टिकल 262 जो है हमको बताता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकेंड इज इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है टू सेटअप अ डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल हुज डिसीजन इज फाइनल. तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग. तो आंसर इज ओनली 2. Next question is with reference to Satluj Yamuna link canal dispute, consider the following statement. Satluj Yamuna link canal जो है वो proposed 214 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है हरियाणा. yes, first statement is correct. It seeks to provide Haryana its average annual share of surplus Ravi and Vyas river. Both the statement are correct. So option C is correct. Next question is with reference to interstate council, consider the following statement. देखते हैं. प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको पता है, नॉन परमानेंट बॉडी है. प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं. इसमें प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे चेयरमैन होते हैं. ठीक है, प्रेसिडेंट जो है इसको बनाती है, इस काउंसिल को, जब भी उनको लगता है कि अब बनाना चाहिए. ठीक है, तो ये नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. आर्टिकल 263 टॉक्स अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल, याद रखिएगा आर्टिकल 263. अब इसमें बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट. तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे. सीएम ऑफ ऑल द स्टेट एंड 6 यूटी मिनिस्टर्स एक्ट एज अ मेंबर. येस, करेक्ट. यूनियन होम सेक्रेटरी विल बी द चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी. नो, स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, नॉट होम सेक्रेटरी. ठीक है, तो यूनियन होम मिनिस्टर. तो सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. विथ रेफरेंस टू आफ्सपा एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, तो इट ग्रांट्स स्पेशल पावर टू आर्म फोर्सेस टू ब्रिंग बैक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरिया. ये मैंने बताया था कि कुछ बहुत सारे स्टेट्स जो हैं डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करे जाते हैं, जो जनरली हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं. तो डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो कौन डिक्लेयर करता है? गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी पावर है और गवर्नर के पास भी पावर है कि कोई भी एरिया में को आप डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हो. और आफ्सपा एक्ट जो है वो हमारे आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर देता है कि आप उस डिस्टर्ब्ड एरिया को में जो
ऑर्डर है उसको अच्छे से लाइए। तो येस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड इज डिस्टर्ब्ड एरियाज आर ओनली डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट। नो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गवर्नर कैन ऑल्सो डिक्लेयर द डिस्टर्ब्ड एरिया। तो फर्स्ट सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की अगर बात करें तो आपको पता है 6 शेड्यूल एरियाज जो है जिसमें 4 स्टेट हमारे आते हैं। कौन कौन से 4 आते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो उसी में आता है, उसी के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है। अब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से कुछ स्टेटमेंट देखते हैं। दे आर द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नेंस क्रिएटेड विद एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर ओनली। नो, they have civil and criminal, they have other powers also, not executive and judicial power। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखिए क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस को आप ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर सकते हो, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस में आप ऑलरेडी आंसर पहचान सकते हो, जैसे कि ओनली टर्म बाद में दिया है तो ऑब्वियसली ओनली आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि ये बाद में जोड़ा है तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो ओनली, ऑलवेज, दीज आर द टर्म यू कैन लाइक एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं इनको, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें। इन क्वेश्चंस में जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर ऑलवेज ओनली मेंशन है तो वो गलती होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। एज पर द 6th शेड्यूल ईच एडीसी मस्ट हैव एट लीस्ट 30 मेंबर्स। यस, एडीसी में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 4 गवर्नर नॉमिनेट करते हैं और 26 एडल्ट फ्रेंचाइजी से इलेक्ट होते हैं। ओके, सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब पीआईएल की बात करें तो आपको पता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक्सप्रेशन पीआईएल हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम फ्रेंच जूरिस्प्रूडेंस। नो, इट पीआईएल जो है हमने कहाँ से बोरो किया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। पीआईएल कैन बी फाइल्ड इन एनी हाई कोर्ट और डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। येस, पीआईएल कहीं भी फाइल हो सकता है, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूनल्स एंड हाई कोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ट्रिब्यूनल्स हमने बताया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है, 323A और 323B, जिसमें 323A में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनाए गए और 323B में जो है अलग अदर ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। तो ट्राइब्यूनल्स आर established बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। येस, फर्स्ट इज करेक्ट, बट हाई कोर्ट आर established ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ट्राइब्यूनल्स हैज अ मेंबर as a mix of judicial and experts with special knowledge, but high court only have judicial members. Both the options are correct, so 1 and 2 both are correct, so option answer is C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनजीटी की अगर बात करें तो एनजीटी जो है एनजीटी एक्ट 2010 के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, एनजीटी में जो चेयरमैन होते हैं वो एक्स ऑफिशियो हमारे जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं वो होते हैं। तो येस, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एनजीटी एक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। India became the first country to set up a specialized environment tribunal followed by Australia and New Zealand. Yes, India is the first country जिन्होंने ये खड़ा कहता इन्होंने बनाया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नॉट followed by Australia and New Zealand. Okay, so first option is correct. Next question is with reference to the evolution of collegium system in appointment of judges consider the following statement। तो 3 जज केस हमने बताया था जब भी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात की थी PT 365 में, तो उसमें हमने बताया था कि फर्स्ट जज केस में जो है रिकमेंड किया था कि जो भी सीजीआई रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट प्रोसेस के लिए, जजेस अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो उसमें उनकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है, प्रेसिडेंट जो है रिफ्यूज़ भी कर सकता है। सेकंड जज में केस में बताया था कि 2 सीनियर मोस्ट जज का जो है सीजीआई कंसल्टेशन करके प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे, और थर्ड जज केस में बोला था कि 4 सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के उनसे रिकमेंडेशन लेने के लिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस में होगा। तो येस, फर्स्ट जज केस जो है फर्स्ट ऑप्शन रीड करते हैं। तो फर्स्ट जज केस rule that recommendation made by CJI to the president can be refused by him, first is correct. Second judge case ruled that CJI only need to consult 2 senior most judges over judicial appointment and transfer, second is correct. Third judge case जो है ruled that CJI should consult with 4 senior most Supreme Court judges over judicial appointment and transfers, तो third, तो all the 3 statements are correct. Okay, so 1 2 3 all the statements are correct, so answer is D. नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू डिस्ट्रिक्ट जज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिस्ट्रिक्ट जज से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट जज के पास ओरिजिनल और एपिलिएट जुरिडिक्शन दोनों होता है, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास होता है। डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। ओके, तो कंसल्टेशन हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ कंसल्टेशन लेकर हमारे गवर्नर जो है अपॉइंट करते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट।
He possesses original and appellate jurisdiction in both civil as well as criminal cases. Yes, first is correct. A is correct. His appointment, posting and promotion are made by Governor of State in consultation with CJI and High Court judges, not Chief Justice of India. याद रखिएगा यहाँ पे CJI लिखा है, इसलिए ये क्वेश्चन आंसर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है. तो CJI नहीं, इट इज़ ओनली विद द गवर्नर ऑफ स्टेट एंड हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करके होता है. तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज रॉन्ग. Next is with reference to the differences in payroll and forlog, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बहुत एम्फोसाइज करके मैंने बताया था कि ये टर्म्स जो है न्यूज़ में है, पेरोल एंड फॉरलॉग, ये क्वेश्चन आ सकता है. तो देखिए PT 365 में भी ये पूछा है. तो पेरोल लीड्स टू सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस. हमने बताया था कि पेरोल वो होता है जब किसी भी पर्सन को रीज़न के लिए जो है किसी, मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट है या कोई डिसेबल है, तो उस रीज़न के लिए उसका सेंटेंस जो है वो सस्पेंड किया जा रहा हो, तो उसको हम पेरोल बोलते हैं, जो भी प्रिजनर्स है अगर जेल में है. दूसरी चीज़ फॉरलॉग किसे बोलता है, फॉरलॉग किसे बोलते हैं, किसी ने स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम अपना जो है प्रिजन में दे दिया हो, प्रिजनर्स रह चुका हो, और उसके लिए बिना रीज़न के ही उसको हमको जो है सेंटेंस को उसको रिड्यूस करना पड़े या कैंसिल करना पड़े, तो उसको हम फॉरलॉग बोलते हैं. तो लेट अस रीड द स्टेटमेंट. तो फर्स्ट इज पेरोल लीड्स टू सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस. येस, correct. While forlog leads to remission of the sentence. Both first is correct. Parole is granted to meet specific exigency. Yes. While forlog may be granted without any specific reason. So both the options are correct. Okay, so answer is C. Next question is with reference to the death penalty in India, consider the following statement. तो डेथ पेनल्टी की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों ने बोला है कि डेथ पेनल्टी जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे चाइल्ड या विमेन से रिलेटेड हो, उन सब केसेस में. तो क्रिमिनल एंड फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं. क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर आर अंडर यूनियन लिस्ट लीडिंग टू वेरियस लॉज डीलिंग विद डेथ पेनल्टी. तो फर्स्ट की अगर बात करें तो क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में है, ना कि हमारे यूनियन लिस्ट में है. ठीक है, क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो स्टेट के पास और सेंटर के पास दोनों के पास अथॉरिटी है कि वो लॉ बना सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया. नेक्स्ट इज इन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड टू अवॉर्ड डेथ पेनल्टी ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस. येस, सो बच्चन सिंह वर्सेस उसमें बोला है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आप डेथ पेनल्टी यूज करेंगे. तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग, क्योंकि यूनियन लिस्ट में नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट में है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर डेथ पेनल्टी. तो पहला है कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड. येस. ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल. येस. यूनियन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन. तो ऑल द थ्री आर रिलेटेड टू द डेथ पेनल्टी. इंटरनेशनल कन्वेंशन है डेथ पेनल्टी से रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to district legal services authority consider the following statement. तो district legal services authority की अगर बात करें तो आपको मैंने बताया है कि ये जनरली हमारे जो पुअरर सेक्शन और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनको जस्टिस दिलाने के लिए जो है ये बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़. बिकॉज क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पैसे ज़्यादा होते हैं, वहाँ तक जाने के लिए आपको बहुत पैसे लग जाते हैं, तो वीकर सेक्शन पॉपुलेशन जो है हमारी नहीं पहुँच पाती. ठीक है, तो इसलिए जो है ये लॉन्च किया गया. तो अब देखते हैं दे फर्स्ट स्टेटमेंट. दे आर स्टैट्यूटरी बॉडीज एस्टेब्लिश अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. येस, दे आर established under the Legal Services Authorities Act. Next question is they are headed by Chief Justice of High Court of a given state who act as a chairman. क्या second statement talks about they are headed by Chief Justice of High Court of a given state who act as a chairman. तो अगर बात करें तो ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं हेड करते, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं वो हेड करते हैं, जो कि हमारे चेयरमैन होते हैं DLSA के. ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के चेयरमैन कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट जज, और डिस्ट्रिक्ट जज ही हेड करते हैं और वही चेयरमैन की तरह एक्ट करते हैं. तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. वेट अ सेकेंड. With reference to the National Legal Services Authority, consider the following statement. तो इसमें बोला गया है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987. येस, फर्स्ट इज करेक्ट. इट इज़ हाउस्ड एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. येस, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है पैटर्न इन चीफ होते हैं. तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो आंसर इज डी.
नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू फुल कोर्ट मीटिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फुल कोर्ट मीटिंग अगर बात करें तो फुल कोर्ट मीटिंग जनरली इसलिए करवाई जाती है कि जितने भी सारे जजेस हैं ना, या फिर एक जजेस जो है वो हमारे अटेंड करें, मतलब पूरे जजेस जो है अटेंड करें, उसको हम फुल कोर्ट मीटिंग बोलते हैं। एज पर द रिटन रूल्स, सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखें, as per the written rules, full court meetings are called by CJI to discuss issues of importance of judiciary. Yes, second statement is also correct. जितने भी important cases होते हैं जुडिशरी से रिलेटेड, वो जो है डिस्कस करने के लिए ये फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाती है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है, बट यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा कि बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, नॉट ऑप्शन ए बस नहीं करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सही कर लीजिएगा। सॉरी फॉर द प्रिंटिंग मिस्टेक, बिकॉज यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो बी ऑल मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Supes is an AI-based tool for translating Supreme Court judgment into vernacular language, and Suvas is an artificial intelligence-based tool that collect relevant facts and laws and makes them available to a judges. दोनों को इंटरचेंज कर दिया है। सुपेस जो है वो हमारे लॉ और फैक्ट्स हैं जो कि रेलेवेंट डेटा हमें जज तक पहुंचाने के लिए, और सुवास जो है वो हमारे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो बोथ आर नॉट करेक्ट बिकॉज बोथ आर इंटरचेंज, ठीक है, दोनों जो है इंटरचेंज हुए हैं, तो बोथ आर नॉट करेक्ट, दोनों को इंटरचेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडीशन फॉर सेटिंग अप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच? क्या कंडीशन है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सेटअप कर सकते हैं? पहला पढ़ते हैं। व्हेन अ केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर्टेनिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के लिए केस इन्वॉल्व है तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेटअप करके ही हम उसको मतलब हम उसको जजमेंट पास करेंगे। सेकेंड इज व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज सॉट द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट under article 145. yes, 145 clause second statement is wrong. ये इसलिए गलत है क्योंकि 145 clause 3 में दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है उनकी ओपिनियन लेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन 2 or more 3 judges benches of supreme court had delivered conflicting judgment on same point of law, thus warranting a definite pronouncement by a larger bench. तो yes, all the 1 and 3 statement are correct, second is wrong. तो आंसर इज, अगर हम 2 को एलिमिनेट करते हैं तो आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट इज 50 विथ रेफरेंस, 50 क्वेश्चन में आते हैं। विथ रेफरेंस टू क्यूरेटिव पिटीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब क्यूरेटिव पिटीशन की बात करें तो हमने बताया था कि इट इज़ द लास्ट रेमेडी अगर आपका रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस हो गया हो, तो ये एक लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जो अवेलेबल होती है पर्सन के लिए अगर आपके रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो गया हो। तो फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इट इज़ नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। येस, इट इज़ नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो कहीं पर मेंशन नहीं है, बट हमारा जो रिव्यू पिटीशन है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया PT 365 में। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 50। नाउ लेट्स कम टू द ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय की अगर बात करें तो ग्राम न्यायालय के बारे में मैंने बताया था कि ये जनरली हमारे ग्राम पंचायत के इंटरमीडिएट लेवल पे स्टेब्लिश किया जाता है, और ये बाउंडेड होते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से। इंडियन एविडेंस एक्ट इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, और न्यायाधिकारी जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं जो हमारे चेयरमैन होते हैं। अब देखते हैं कुछ इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट। It shall be guided by the principle of natural justice, subject to any rule made by High Court. Yes, principle of natural justice और High Court जो भी rule बनाता है उसके through. It shall be bound by the rules of evidence provided in Indian Evidence Act. तो second statement is wrong because I have already told you कि Indian Evidence Act में से बाउंडेड नहीं होते। तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट एंड सेकेंड इज रॉन्ग। तो ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैं बार बार नहीं बोलूंगी, एंटी डिफेक्शन लॉ इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो लेट अस रीड द स्टेटमेंट। इट वॉज इंक्लूडेड अंडर 10th शेड्यूल via 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अब याद रखिए इस स्टेटमेंट में क्या गलत है। 10th शेड्यूल में मेंशन है, 52nd अमेंडमेंट में 2005 में नहीं आया था, 1985 में एक्ट आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 2005 नहीं, 1985। एनी क्वेश्चन, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। Any question regarding disqualification arising out of a defection is to be decided by the presiding officer of the house. Yes, second statement is correct. So only 2 is correct, first is wrong. Next question is with reference to the national party status given to a political party consider the following statement. तो ये जो है नेशनल पार्टी स्टेटस का हमने बताया था कि जनरली हमारी 8 पार्टी हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल पार्टी स्टेटस दिया है। अब जो भी पार्टी फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं, द पार्टी इज रिकग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट। येस, जो भी पार्टी 4 और 4 से ज़्यादा स्टेट में रिकग्नाइज्ड हो जाती है तो उसको हम नेशनल पार्टी डिक्लेयर करते हैं।
सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द पार्टी हैज़ वन एटलीस्ट 4% ऑफ टोटल सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 4 सीट्स। तो सेकेंड गलत हो जाता है, क्योंकि पार्टी जो है पार्टी जो है एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स जीती हो लोकसभा में फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट से। ठीक है, 3 स्टेट, यहाँ पे 4 स्टेट्स भी गलत है और 4% जो सीट्स हैं वो भी गलत है। एटलीस्ट 2% सीट होनी चाहिए और नॉट लेस देन 3 स्टेट्स होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, तो आंसर इज ए। Next question is, with reference to the simultaneous parliamentary and assembly election, consider the following statement. So, the idea was proposed by Election Commission of India in 1983. Yes, idea simultaneous election का उन्होंने propose किया था. It was the norm in India until 1975 election, after which election have been held separately. No, it is a norm until 1967. उसके बाद बहुत सारे legislative assembly dissolute हुई, जिसके कारण हम simultaneous election नहीं कर पाए. तो second option is incorrect, first is correct. तो आंसर इज ए। अब दूसरी चीज़ मैं आपको एक भी चीज़ बता दे रही हूँ कि मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आप और चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन कर पाए। जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ क्यों ऑप्शन गलत है, तो आप वहाँ पे सर्कल बनाइए और उस ऑप्शन में सही ऑप्शन सही अपने से लिखिए। ठीक है, ये पीडीएफ हम आपको एस्पिरेंट्स वाले टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देंगे, तो ये यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे जो भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट इज, विथ रेफरेंस टू इलेक्टोरल बॉन्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इलेक्टोरल बॉन्ड बताया था कि इंटरेस्ट फ्री हमारे बेयरर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करने के लिए हमने बनाए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दे आर अवेलेबल इन ऑल ब्रांचेस ऑफ ओनली एसबीआई बैंक। ऑल ब्रांचेस हमने बोला था, जो भी स्टेटमेंट ऑल, ऑलवेज और ओनली इन सबसे रिलेटेड हो उनको आप पूरी तरह काट सकते हो। दे आर अवेलेबल ओनली एसबीआई बैंक में है, बट ऑल ब्रांचेस में नहीं, कुछ स्पेसिफाइड ब्रांचेस में ही। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया। दे आर रिडीमेबल इन डिजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी विद इन 1 मंथ। नो, नॉट विद इन 1 मंथ, विद इन 15 डेज आपको रिडीम करना पड़ेगा। विद इन 15 डेज, सॉरी, विद इन 15 डेज आपको रिडीम करना पड़ेगा, 1 मंथ नहीं है। तो यहाँ पे 1 मंथ को काट के आप 15 डेज लिखेंगे। तो आंसर इज ओनली 1, 2 and 3 आर रॉन्ग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बोला है, तो 2 and 3 इज रॉन्ग, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट इज डिलिमिटेशन कमीशन। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब डिलिमिटेशन कमीशन की अगर बात करें तो डिलिमिटेशन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्ट पास करती है, जिसके थ्रू डिलिमिटेशन कमीशन स्टैब्लिश किया जाता है और प्रेसिडेंट जो है डिलिमिटेशन कमीशन इन कोलैबोरेशन विद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन में अपॉइंट करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। येस, फर्स्ट इज करेक्ट. Second is, under Article 82, Parliament enact a delimitation act after every census which establishes a delimitation commission. Second is correct, जो कि मैंने बताया. Its order have the force of law and cannot be called in the question before any court. Yes, all the three statements are correct. So answer is D. Next is, with reference to the Election Laws Act 2021, consider the following statement. It provides linking electoral roll data with the Aadhaar. Yes, election laws जो अभी आया उसमें electoral roll data को आधार के साथ हमको वो करना है, और इन्होंने Representation of People Act 1950 और 1951 को भी अमेंड किया है। तो both the statement are correct. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करता है कि आप यूनियन और स्टेट के लिए इलेक्शन प्रोसेस करें। चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर हैव टेन्योर 5 years और अप टू एज ऑफ 65 years विच इज एवर इज अर्लियर। नो, इनका टर्म जो होता है दैट इज 6 years नॉट 5 years। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे 5 years नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 6 years होना चाहिए। नेक्स्ट इज, CEC enjoy same status and receive salary and perks as available to judges of Supreme Court. Yes, 1 and 3 ऑप्शन इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। तो 2 को एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन सी है जो है हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ रेफरेंस टू प्राइवेट मेंबर बिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो प्राइवेट मेंबर बिल की अगर बात करें तो प्राइवेट मेंबर बिल जो है जनरली मिनिस्टर के अलावा जो भी बिल पेश करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। अब इट कैन बी, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड एंड डिस्कस ऑन फ्राइडे। येस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नो प्राइवेट मेंबर बिल हैज बिकम एन एक्ट सिंस 1970. येस, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Next is, with reference to election symbols reservation order 1968, consider the following statement. तो
देखते हैं स्टेटमेंट। इट एम्पावर्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू डिसाइड विच ग्रुप इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिकग्नाइज नेशनल एंड स्टेट पार्टी इफ राइवलरी अराइजेज इन द पार्टी। येस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है फाइनल अथॉरिटी होती है कि अगर पार्टी में राइवलरी हो गए तो किसको इलेक्शन सिंबल देना है, कौन सी पार्टी है, वो उनके परफॉर्मेंस के बेस पे उनको देती है। ठीक है, तो येस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पार्टी है और द डिसीजन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बाइंडिंग होता है। येस, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। डिसीजन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरी तरह बाइंडिंग होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next question is, with reference to multi-state cooperative societies bill 2022, consider the following statement. अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि बिल पूछ लिया है मैम, बिल पूछ लिया है बट यूपीएससी का भी नहीं पूछेगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आंसर हम तो यहाँ पे करा ही रहे हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। येस, हमने देखा था कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बनाई है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। और उन्होंने बोला था कि 1 शेड्यूल कास्ट 1 शेड्यूल ट्राइब्स और 2 विमेन के मेंबर होने चाहिए, तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next is, consider the following statement. Cooperatives are a concurrent subject under Schedule 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब पहली चीज़, कोऑपरेटिव्स जो हैं वो हमारे स्टेट सब्जेक्ट हैं। दूसरी चीज़, कोऑपरेटिव्स जो है वो शेड्यूल 8 के अंदर नहीं, शेड्यूल हमारे पार्ट 9B के अंदर आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 इंसर्टेड पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेकंड इज करेक्ट, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to foreign contribution regulation act, consider the following statement. फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इट मैंडेट एनजीओज टू टेक प्रायर परमिशन टू रिसीव फॉरेन फंड्स विथ मैंडेटरी आधार सबमिशन। येस, फर्स्ट इज करेक्ट, मैंडेटरी उनको आधार सबमिट करना पड़ेगा और प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी फॉरेन फंड रिसीव करने से पहले। इट मैंडेट्स डेजिग्नेटेड एफसीआरए अकाउंट टू रिसीव ओनली फॉरेन फंड। येस, एक ही एसबीआई का ब्रांच होगा जिसमें आपको एफसीआरए, मतलब एसबीआई का नहीं, किसी भी बैंक जिसमें आप एफसीआरए अकाउंट बनाते हो उसमें सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे वो फंड, और किसी और पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ करोगे, और उस अकाउंट में कोई भी और फंड की मतलब क्रेडिट और डेबिट नहीं होगा, सिर्फ वही एफसीआरए फंड्स ही आएंगे, फॉरेन फंड्स ही आएंगे, तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट इज, with reference to Model Tenancy Act 2021, consider the following statement. देखते हैं। it will, first statement, it will cover premises lent out for residential, commercial, industrial use और educational use। बहुत अच्छे से emphasize किया था कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो भी premises हम यूज़ कर रहे हैं, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, ये MTA के अंदर नहीं कवर्ड है। तो इंडस्ट्रियल यूज़ जो टर्म दिया है वो, उसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत होता है। इंडस्ट्रियल यूज़ होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह इन सब के लिए यूज़ नहीं करेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है हैज़ बीन, सेकेंड स्टेटमेंट रीड करते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट हैज़ बीन कैप्ड टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 months रेंट फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज एंड मिनिमम ऑफ 6 month रेंट्स फॉर नॉन रेसिडेंशियल। येस, 2 months जो है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी और 6 month रेंट जो है नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to draft registration of press and periodical bills, consider the following statement. देखते हैं। It will bring digital media under the scanner of Ministry of IB. Yes, first statement is correct. हमने बोला था कि जो भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो अभी तक नहीं कवर थे बट अब कवर हो गए हैं। डिजिटल न्यूज़ मीडिया पब्लिकेशन विल हैव रजिस्टर विथ प्रेस रजिस्ट्रार जनरल विद इन 6 month, नो, विद इन 90 days। 90 days के अंदर जो है आपको रजिस्ट्रार जो है प्रेस के, उनके साथ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो विद इन 90 days, नॉट 6 month। तो यहाँ पे विद इन 6 month नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 90 days होना चाहिए, तो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज पेसा एक्ट। तो देखते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। नो, इट इज रिकमेंडेशन ऑन दिलीप भूरिया कमेटी। ठीक है, हमने पढ़ा है दिलीप भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन में किया है, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे स्वर्ण सिंह कमेटी नहीं, दिलीप भूरिया कमेटी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड इज प्रोवाइड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू पंचायत टू शेड्यूल एरिया। येस, पार्ट 9 जो है हमारा उसी के लिए जो है, उसी के प्रोविजंस को एक्सटेंड करने के लिए, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हुआ है, आप सही कर लीजिएगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, विथ रेफरेंस टू क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट रिपील द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट। येस, 1920 का जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट है उसको रिपील किया है। इट एडेड फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट, इंप्रेशन, फोटोग्राफ्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन इन्वॉल्व इन एनी क्राइम। ये सब तो पहले भी थे, 1970 के एक्ट में भी थे। ठीक है, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, इंप्रेशन, ये सब तो पहले भी थे। अभी जो इंक्लूड किया है वो ब्लड सीमेन, ठीक है,
डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए प्रोफाइलिंग, ये सारी चीज़ें जो है उसमें इंक्लूड करने की बात की है। तो याद रखिएगा सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले से ऑलरेडी थी, बहुत सारी चीज़ें अलग से ऐड करने की बात की है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट इज करेक्ट, तो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इन इंडिया इन्वॉल्व मीडिएशन एज अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। एडीआर हमने पढ़ा, मीडिएशन भी पढ़ा, मीडिएशन बिल आया अभी। तो सेक्शन 89 ऑफ सीआरपीसी, येस। आर्बिट्रेशन, कंपनीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, येस। ऑल द फोर आर करेक्ट। Next is, with reference to the Mediation Bill 2021, consider following statement. तो mediation proceeding must be completed within 90 days. No, within 180 days के अंदर हमको mediation process complete करना है, 90 days नहीं है। हमने बताया था कि mediation जो है वो 90 days के लिए नहीं है, 180 days के लिए। अब mediation की बात करें, आपको पता है it is an alternate dispute resolution। एक mediator, मान लीजिए दो पार्टी कोई हमारी डिस्प्यूट में है, तो वो एक थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी को अपॉइंट करेंगी दोनों मिलके, और वो थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी जो है वो दोनों की सुनेगा, उसके बाद अपना डिसीजन सुनाएगा। तो मीडिएशन प्रोसीडिंग जो है मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 180 डेज, नॉट 90 डेज। पार्टीज मस्ट अटेम्प्ट टू सेटल सिविल और क्रिमिनल डिस्प्यूट बाय मीडिएशन बिफोर अप्रोचिंग एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल। तो याद रखिएगा ओनली सिविल केसेस के लिए हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यूज़ करते हैं, क्रिमिनल केसेस के लिए नहीं यूज़ करते। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बोथ द ऑप्शन आर इनकरेक्ट, नॉट, यहाँ पे क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिविल होना चाहिए। ठीक है, तो बोथ द ऑप्शन आर इनकरेक्ट। Next question is, which of the following ST and SC communities have been added in the list of constitution of ST SC order bill 2022? अभी हमने बताया कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास, उनके पास वो होता है, पावर होती है कि वो जो है एक लिस्ट बना सकते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की, और उस लिस्ट में अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो फिर पार्लियामेंट करेगी। ठीक है, तो अभी जो है 4 कम्युनिटी जो है हमारी जोड़ी गई हैं इस लिस्ट के अंदर। तो पहली है हट्टी ट्राइब जो है हिमाचल प्रदेश की, उनको जोड़ा गया। बिंजिया छत्तीसगढ़ से, और 2 कम्युनिटीज़ जो हैं वो तमिलनाडु से जोड़ी गई हैं। अब भोक्ता कम्युनिटी जो है झारखंड की, वो डिमांड कर रही है कि हमको भी जोड़िए, बट अभी तक उनको नहीं जोड़ा गया है। तो फर्स्ट इज़ रॉन्ग, सेकंड एंड थर्ड इज़ करेक्ट। तो फर्स्ट अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो सेकंड और थर्ड हमारा बी आंसर आ जाता है। Next is, with reference to Unique Identification Authority of India, consider the following statement. UIDAI ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नो, इट इज़ अ स्टैटरी बॉडी जो आधार एक्ट के थ्रू बनाई गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। इट इज अंडर जुरिडिक्शन ऑफ मेटी, येस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर आती है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग, सो आंसर इज ओनली बी। Next is, with reference to the Central Information Commission, consider the following statement. CIC, it is a statutory body constituted under RTI Act 2005. Yes, it is a constitution. It is a statutory body, not a constitutional body. ठीक है, RTI Act, तो first statement is correct. Chief Information Commissioner is not eligible for reappointment. Yes, both the statement are correct. तो CIC और ICs जो हैं वो re-eligible नहीं है reappointment के लिए. Okay, so option C is correct. Next is, with reference to the Serious Fraud Investigation Office, consider the following statement. It is a multidisciplinary organization under Ministry of External Affairs. मैं बोली हूँ कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस कंपनी से रिलेटेड है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आएगा। ओके, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इट इज कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। राइट डाउन हेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सेकंड इज, इट हैज बीन अकॉर्डेड स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सेकंड इज करेक्ट, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, विथ रेफरेंस टू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखते हैं, पहला है, इट इज़ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। येस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है उसी के अंदर आती है, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमा एंड सर्टन प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। येस, ऑप्शन बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to National Investigation Agency, consider the following statement. First is, it is governed by National Investigating Agency 2008. First option is correct. It is governed by Ministry of Internal Security. No, Ministry of Home Affairs. NIA जो है वो Ministry of Home Affairs के अंदर आता है, तो याद रखिएगा it is governed by Ministry of Home Affairs. तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी नहीं, यहाँ पे Ministry of Home Affairs होना चाहिए। थर्ड इज, it is empowered to prove offences under Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Act as well. Yes, सेकेंड थर्ड इज करेक्ट, तो ऑप्शन 1 एंड 3 इज करेक्ट। अगर हम 2 एलिमिनेट करते हैं तो हमारा ऑप्शन सी बचता है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to Press Council of India, consider the following statement. It is a statutory and quasi judicial authority. Yes, Press Council Act बना था 1978 के अंदर, उसके अंदर इसको जो है statutory status दिया गया, तो ये statutory and quasi judicial body है। तो चेयरमैन जो है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। येस, चेयरमैन जो है बाय द कन्वेंशन अगर बात करें तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, तो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे बोला है
अगर मस्ट बी में जाते हैं तो यहाँ पे बाय अ कन्वेंशन बोला है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होने चाहिए, बाकी भी हो सकते हैं। तो अगर मस्ट बी में जाते हैं तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इसलिए ओनली ऑप्शन 1 and 2 इज करेक्ट। ओके, सो 1 and 2 आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू अर्बन लोकल बॉडीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखते हैं, फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन कैलकाटा फॉलोड बाई बॉम्बे एंड मद्रास। नहीं, पहली जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन थी वो हमारी जो है, हमने बताया था कि मद्रास में सेटअप हुई थी 1688 में। उसके बाद जो है बॉम्बे और कलकत्ता में 1726 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो पहली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में आई थी और उसके बाद बॉम्बे और कलकत्ता में। लॉर्ड रिपन इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। येस, लॉर्ड रिपन जो है हमारे फादर हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है लॉन्च इन 2016। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड इज इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के इससे ही वो होंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 148 के अंदर स्टेब्लिश्ड है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यू नो दैट। तो कैग जो है वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट ऑफ अंडर हिज हैंड और सील। येस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Second, in order of precedence, CAG enjoy the same status as a sitting judge of Supreme Court. Correct. Both the statement are correct because CAG जो है same status enjoy करता है जो हमारे sitting judge करते हैं Supreme Court के। Okay. Next question is with reference to Meghalaya Enterprise Architecture Project, consider the following statement. अब मेघालय आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ऑब्वियसली सर्विस डिलीवरी की बात कर रहा है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके हमको गवर्नेंस कैसे प्रोवाइड करना है उसकी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड इज इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय मेटी। येस, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो बोथ द 1 and 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेज वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। हमने बताया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है वो हमारी वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है रिलीज करते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विथ रेफरेंस टू इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अ राइट टू टैप फोन्स। येस, और अगर गवर्नमेंट किसी को, और गवर्नमेंट जो है 10 एजेंसीज को, और भी सेंट्रल गवर्नमेंट की 10 एजेंसीज जो है वो भी टैप फ़ोन को टैप कर सकती है, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो भी फोन्स को टैप कर सकती है। तो ऑल बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आंसर इज सी। Second is next question is with reference to the National Standard for Civil Services Training Institute. Consider the following statement. It has been launched by Ministry of Personal and Public Grievance and Pension. Yes, first statement is correct. India became the first in the country in the world to come out with a unique model of civil servant training at national level. Yes, both the statement are correct because ये जो है ट्रेनिंग से रिलेटेड, जो सिविल सर्विसेज है उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्टेब्लिश की गई है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत एम्फोसाइज करके वो पॉइंट पढ़ाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो हमको 2030 तक अचीव करना है। तो लेट अस रीड द फर्स्ट sentence. It is a set of 17 sustainable development goals to end poverty, fight inequality, injustice and tackle climate change by 2050. Not 2050, it is for 2030. 2030 तक हमको अचीव करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। It was adopted at United Nations Sustainable Development Summit in 2015. Yes, second is correct. तो ये अडॉप्ट हुआ था United Nations Sustainable Development Summit 2015 में। ओके, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग। तो आंसर इज बी। Next question is with reference to the recent changes in Flag Code of India 2002, consider the following statement. क्या क्या changes किए हैं आपको बताया है मैंने कि फ्लैग जो है डे एंड नाइट आप कभी भी फ्लोन कर सकते हो। ठीक है, और फ्लैग जो है किसी भी मटेरियल का आप बना सकते हो। पहले था कि सिर्फ हैंडस्पन हैंड वुवन होना चाहिए, आप पॉलिस्टर मटेरियल से भी बना सकते हो। तो ये था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इट मेड चेंजेस टू अलाउ फ्लैग्स ओनली मेड ऑफ हैंडस्पन एंड हैंड वुवन। नो, उन्होंने बोला है कि आप पॉलिस्टर वगैरह से भी आप फ्लैग बना सकते हो। नेक्स्ट, it allowed the flag to be flown from sunrise to sunset irrespective of weather condition. No, option D because डे और नाइट में, पहले तो था सनराइज और सनसेट में ही करना था बट अभी डे और नाइट में भी कर सकते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो नीदर वन और नॉर टू, आंसर इज व्हाट? डी। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ PT 365 के जो हमारे MCQ सेशन थे। यहाँ पे आपको पेजेस इसलिए दिए गए हैं कि यहाँ पे आप नोट डाउन करें जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और क्यों वो स्टेटमेंट गलत है वो बता रही हूँ, तो उसको आप नोट डाउन करें। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।